So now audit 10, the third day, हम लोग कोड ऑफ एथिक्स को आज इस लेक्चर में पहले कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेरी की थी कि सर लिखना कैसे है, तो मैंने कहा चलो जी लिखना सिखा देते हैं कि हम लिखेंगे कैसे क्वेश्चन। तो बच्चों अपन क्वेश्चन पर थे, क्वेश्चन पेपर पर थे मई 19 के पेपर पर थे और मैं आपको मई 19 के पेपर में एक बड़े डिस्टिंक्टिव क्वेश्चन पर लेकर के गया था और मई 19 के इस पेपर के इस डिस्टिंक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। वी वर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। कैन यू प्लीज switch on your camera, any one of you, just switch on your camera. Yeah, thank you. वो क्या होता है, unless you don't switch on I cannot make a just a minute. Yeah, thank you. Now this is the question जो हम कर रहे थे एंड उस दिन मैंने कहा था कि मैं इसको आपको लिखना सिखाऊंगा। सच अ बिग क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। सीए पंत, अ न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल विथ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट a minute. Yeah. C.A. Sant, a newly qualified professional with certificate of practice, approached C.A. Pant, the auditor of his father's company, Messrs. MX Limited, to allow him to have some practical and professional knowledge and experience in his firm before he can set up his own professional practice. सीए पंत ने उसको अलाउ कर दिया कि आओ मेरे ऑफिस में बैठो 6 महीने तक। स्मॉल चेंबर अलॉट कर दिया विद अदर ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के साथ। अब अपने एसोसिएशन के साथ वो प्रोवाइड कर रहा था टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिपेंडेंटली टू द क्लाइंट ऑफ द फर्म and also filed few IT and GST return and represent himself before the various tax authorities on behalf of the firm. Although no document was signed by him during the association of Pant's office, he did not get any salary. सिर्फ उसको reimbursement of usual expenses मिलते रहे। जब एग्री हो गया, पीरियड खत्म हो गया, he was given a lump sum amount of 3 lakh by C.A. Pant for his association out of gratitude. Examine the case in the light of Code of Professional Ethics. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सीए की एग्जाम टफ क्यों मानी जाती है, उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। आपने खुद मेरे साथ 10 साल के पेपर करे और 10 साल के पेपर करने के बाद आपने मेरे साथ खुद ये निष्कर्ष निकाला कि ये वाले पॉइंट्स कभी नहीं पूछे जाते हैं। निकाला था ना आपने मेरे साथ कि ये देखो 10 साल के 20 पेपर सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट कवर नहीं हुए। इंस्टीट्यूट को ये भी मालूम है और उन्होंने मई 19 में क्लॉज नंबर 1 अलाउ कर दिया, जो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि यार ये क्लॉज 1 आ सकता है। अब आप अगर उस क्वेश्चन को देखो तो मिस्टर संत ने
मिस्टर पंत को अप्रोच किया। मिस्टर पंत ने मिस्टर संत को अपने ऑफिस में जगह दी, 6 महीने तक रखा। उसने वहां से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की। कोई उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं था, फिर भी एसोसिएशन के तौर पर 3 लाख रुपए उसको दे दिए गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड होगा, और इस क्वेश्चन को जब आप 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे एग्जाम में, तब जाकर आपको क्लियर होगा कि यार ये क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू क्लॉज 1। सोचो ना, आउट ऑफ द ब्लू ऐसा क्वेश्चन आया एकदम से 5 नंबर का कि बंदे समझ ही नहीं पाए। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए जो पिछले 10 साल से नहीं पूछा गया है, अब मैं आपको बताता हूं कि 10 साल के क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे आपको मालूम है कि पिछले 10 साल में ये कभी नहीं आया, मतलब ये यूनिक क्वेश्चन है और मुझे यूनिक सोचना है। अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन नहीं किए होते तो आपको ये पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन पहले आया था क्या, और इसका आंसर कहीं और दूसरा तो नहीं है। अब आप कम से कम इस बात से फ्री हो कि ये क्वेश्चन अपने आप में नया है, आज तक नहीं आया है। जो मैं लिख रहा हूं वो बिल्कुल नया है। आधे से ज्यादा टाइम तो एग्जाम में आंसर लिखते समय ही होता है, अपन इसका आंसर गलत तो नहीं लिख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं पहले किसी सजेस्टेड में इसका आंसर कुछ और हो। अब आप यहां पे फ्री हो कि पिछले किसी सजेस्टेड में कोई है ही नहीं, मुझे जो लिखना है मुझे ही लिखना है। तो भैया 2 बार उसको बेहतरीन पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जल्दीबाजी नहीं है। क्या जल्दीबाजी है, 5 नंबर का सवाल है यार। एक बार पढ़ा, बोले यार वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के चेंबर में बैठा, उसने प्रैक्टिस की, इन दोनों ने आपस में कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया, आखिरी में 3 लाख लेके चले गए। सबसे पहले ध्यान आया, बोले यार क्लॉज 2 लग रहा होगा, शेयरिंग ऑफ फीस। फिर पता चला कि दोनों ही सी हैं, तो शेयरिंग ऑफ फीस तो क्लॉज 2 लगेगा ही नहीं। फिर बोले यार ये तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर गया किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के आके। फिर लगा, बोले यार क्लॉज 5 लगेगा, क्लॉज 6 लगेगा। आपको लगा कोई क्लॉज 5 क्लॉज 6 की मतलब इन 2 मेंबर्स के बीच में काम हो रहा है। व्हेन द ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 मेंबर्स एंड बोथ आर प्रैक्टिसिंग सीए, तो साला समझ ही नहीं आ रहा कि यार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को अलाउ कर रहा है और मिसकंडक्ट तो हो ही नहीं रहा है। तब आपको ध्यान आना चाहिए कि 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के बीच में एक ऐसा क्लॉज था जिसमें बंदे का या तो एम्प्लॉय होना जरूरी था या पार्टनर होना जरूरी था, और वो था क्लॉज नंबर 1। ही मस्ट बी योर एम्प्लॉय और ही मस्ट बी योर पार्टनर। सीए इन प्रैक्टिस तो होना चाहिए, साथ में आपका एम्प्लॉय भी होना चाहिए, आपका पार्टनर भी होना चाहिए। याद करो क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 1 क्या था? क्लॉज नंबर 1 वाज a chartered accountant in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person to practice in his name unless such person is also not a chartered accountant in practice and either in his employment or as a partner. Clause number 1. Nobody could ever imagine before my 19 question that पिछले 10 साल से जो नहीं आया, पिछली 20 एग्जाम से जो नहीं आया, वो 21वें एग्जाम में पूछ लेंगे। दिस इज कॉल्ड द ICAI। इसीलिए इस देश में से 3.5 लाख मेंबर्स हैं और आप 3.5 लाख मेंबर्स के अंदर जाने की बात कर रहे हो, और जो लोग 3.5 लाख लोग मेंबर्स में शामिल होने की बात करते हैं ना, 150 करोड़ में से, उन लोगों का टफ होना बहुत जरूरी है। दे नीड टू बी टफ, आई मस्ट से टफेस्ट। सो यहां कोई मर्सी नहीं है सर, इसलिए बहुत सॉलिडली जिस दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलोगे ना, यू विल बी रिगार्डेड एज अ प्रोफेशनल। यार
हल्के पतले लोगों का काम नहीं है सीए के एग्जाम पास करना। बताओ मेरे साथ, आपने 20 क्वेश्चन 20 एग्जाम पेपर लगाए 20, उसमें ये नया पूछा है। हालांकि सारे नए नहीं पूछे, बाकी तो सारे वही हैं जो अपन ने किए हुए। इवन दोनों एग्जाम में, इसके बाद वाले एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन वही हैं जो अपने किए हुए, इससे पहले वाले एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन वही किए हुए, ये वाले एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन वही हैं जो अपने किए हुए। एक क्वेश्चन नहीं आया, पर ये एक क्वेश्चन भी कितने का था? 5। और सर 195 पे फेल होना किसको कहते हो, मुझसे पूछो। आई गॉट फेल्ड इन एट 196 इन सीए फाइनल। दैट्स व्हाई आई से डोंट वरी अबाउट दैट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हो जाएगी चीज। लेकिन अब लिखना कैसे, समझिए। लेट्स राइट, कैसे लिखेंगे ना। सबसे पहले मैंने आपको कहा, जब भी लिखेंगे 3 भागों में लिखेंगे, प्रोविजन, कोरिलेशन, कंक्लूजन। और ये 3 भाग वर्चुअल होंगे, ये समझना। एक्चुअली मतलब आपको वहां लिखना नहीं है कि प्रोविजन क्या है, कोरिलेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, ऐसा आपको लिखना नहीं है। ये वर्चुअल होंगे, दे आर नॉट एक्चुअल। चलिए, प्रोविजन में क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 1 of part 1 of the first schedule to section 22 of Chartered Accountants Act 1949 inverted comma, a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows a person to practice in his name unless such person is also a chartered accountant in practice and such person is also a chartered accountant in practice and either his partner or employed by him। ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा में बंद हुआ प्रोविजन। तो हमारा पहला काम हो गया प्रोविजन लिखना। अब आएंगे कोरिलेशन। आपको अलग अलग इंक से मत लिख देना, मिसकंडक्ट हो जाएगा। मैं अलग इंक से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको 3 पार्ट समझ में आए। इन द गिवन केस Mr. Sant, practicing chartered accountant, has been allowed to practice in name of Mr. Pant for 6 months from his office. Though Mr. Sant was a practicing chartered accountant, but neither employee of Mr. Pant
nor he was partner of Mr. Pant. It doesn't matter whether he received remuneration or not. What matters is he practiced in the name of Mr. Pant. इसको कहते हैं क्या? कोरिलेशन। उसके बाद आता है कंक्लूजन्स। Hence, we can conclude that Mr. Pant is deemed to be guilty of professional misconduct under clause 1 of part 1st to the 1st schedule. अब एग्जामिनर देखेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको देगा इस पे, 1 नंबर आपको देगा इस पे, 1 नंबर आपको देगा 4, 5 तो मैं एग्जाम दूंगा तो भी नहीं देगा। कोई दे दे 4.5, 5 तो भाग्य समझिएगा उसको। मैं भी अगर लिखने बैठूंगा ना, आई विल नॉट गेट 5 out of 5, डोंट वरी अबाउट दैट। ये थियरी, प्रैक्टिकल नहीं। यहां 20% मार्क्स यूं ही कट जाते हैं। 20% का तो आप मान के चलिए वो तो नॉर्मल लॉस है। इनपुट आउटपुट रेशियो में 20% का नॉर्मल लॉस तो थियरी में है ही। 100 नंबर का पेपर एग्जैक्ट लिख के आओगे ऑडिट में, तब जाके 80 आएंगे। मेरे स्टूडेंट को 85, 86 आए हैं, लेकिन 2 या 3 पिछले 20 साल के कैरियर में, 25 साल के कैरियर में 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 के ऊपर स्कोर किए। 3 सिर्फ, हजारों पढ़ाए मैंने। 70 के ऊपर रीजनेबली आते हैं, 60 के ऊपर तो आते हैं, 60 क्लब हमने बना रखा है, बट हाईएस्ट स्कोर वाज 86 till now my student database, but वो आउट ऑफ द ब्लू हर एक को नहीं। हाँ 75, 76, 78 बहुत सारे बच्चों को आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 80 क्रॉस करना इट्स वेरी टफ टास्क। आपने 100 मार्क्स तो सही लिखा होगा, देन यू विल गेट 80। आदित्य नवनीत, समझ में आया मैंने क्या लिखवाया और कैसे लिखवाया? आपको क्रिस्पी लिखना है, फालतू बातें नहीं करना। पेपर नहीं तो खत्म ही नहीं हो पाएगा। आधे से ज्यादा लोग इस सीक्वेंस को कवर नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है, वो बार बार क्वेश्चन में रिपीटेटिव चीजें लिखते हैं। आप इस आंसर में देखोगे आपको 3 पार्ट मिलेंगे और तीनों पार्ट में कुछ भी रिपीट नहीं है। तीनों पार्ट अलग अलग है, फ्लो है, फ्लेयर है, खत्म। 60% ऑफ योर पेज, 60 to 70% is enough for 5 marks. सजेस्टेड में क्या लिखा होगा? चलो सजेस्टेड में क्या लिखा होगा वो भी बता देता हूं।
चलिए, आप बताइए फ्लो। बीच की 4 लाइन जो फालतू की वो हमने नहीं लिखी। वो अबव केसेस इंटेंडेड टू सेफ गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट एंड गेन द क्वालिफाइड, क्या मतलब है उसको लिखने का? कोई मीनिंग ही नहीं, नो मीनिंग एट ऑल। बाकी पूरा आंसर सेम। आप इंस्टीट्यूट का फ्लो देखिए, प्रोविजन, कोरिलेशन, कंक्लूजन, यही फ्लो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग में भी चलाएंगे अपन पूरे टाइम। तो मेरे दोस्त, ये था लिखना कैसे। अब जरा वापस अपन उस पर आ जाएं कि इसके साथ ही अपने 12 के 12 क्लॉजेस फर्स्ट शेड्यूल के तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रिवीजन के लिए बचे 3 क्लॉज। पहला, क्या मैं दूसरों की फीस में से शेयरिंग कर सकता हूं? हां। अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और सुपर 8, ये 2 लोग हैं जिनकी फीस में से आप शेयर ले सकते हो। क्लॉज नंबर 3 ने कहा कि किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को किसी दूसरे के शेयर या प्रॉफिट में से शेयर नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ना हो, और दूसरा वो सुपर 8 ना हो। सुपर 8 अपन ने गिने थे 8 लोग, वो ना हो। बस अगली बार लेस देन 6 months, दैट यू ऑल नो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ वर्क, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वो काम या तो उसने किया हो, या उसके पार्टनर ने किया हो, या उसके एम्प्लॉय ने किया हो, या अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ने किया हो। 4 लोग। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की बात मैं करूं तो मेरा क्लॉज नंबर 2 ऑफ द पार्ट 1 टू द सेकेंड शेड्यूल बोलता है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस will be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows name of his firm or name of his or his firm to be used on in relation to a report on financial statement which is not examined by either him or his partner or his employee or another chartered accountant in practice। 4 लोगों को मैं अपना काम सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं। इन 4 के अलावा मैं किसी को भी ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से क्लॉज नंबर 9 था जो रिवीजन में नहीं आ पाया, वो क्या है? क्लॉज नंबर 9 ने बहुत क्लियरली बोला दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ ही fails to invite the attention of user towards departure from a generally accepted auditing procedure। अगर आप जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर से डिपार्चर को दिखा नहीं पाते हो, किसको? यूजर्स को रिपोर्ट में, तो आप मिसकंडक्ट के दोषी हो। उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, और his expression of opinion is sufficient to negate his own opinion। वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और his opinion on financial statement is sufficient to negate his own opinion। exception to the opinion as sufficient to negate his own opinion। ये क्या होता है?
हमने बोल दिया सब्जेक्ट टू फिक्स्ड एसेट, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट, सब्जेक्ट टू इन्वेंट्री, सब्जेक्ट टू बैंक विच इज नॉट रिकंसाइल्ड फ्रॉम 5 years, बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर। तो मालिक अब आप जो ये एक्सेप्शन दे रहे हो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू, ये इतने सारे हो गए हैं कि अब ये कहना मुश्किल है कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है। और आप बोल रहे हो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनको छोड़ के बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में बचा क्या जिस जो ट्रू एंड फेयर भी दे रहा है। मतलब आपके एक्सेप्शन ही निगेट कर रहे हैं आपके ओपिनियन को। योर एक्सेप्शंस आर निगेटिंग योर ऑन ओपिनियन। तो ये था आपका क्लॉज नंबर 9। तो अगर कोई केस स्टडी ऐसी आ जाए जिसके अंदर ये बताया जाए कि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कंप्लाई नहीं हुआ है और उसको डिस्क्लोज भी नहीं किया है, तो क्लॉज नंबर 9। या फिर जहां आपको एडवर्स ओपिनियन देना था वहां आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। जहां आपको एडवर्स ओपिनियन देना था वहां आप कौन सा ओपिनियन दे रहे हो? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लॉज नंबर 9 ध्यान रखना। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने कैश एम्बेजल किया, प्रैक्टिसिंग नहीं हूं, नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने कैश एम्बेजल किया प्रोफेशनल कैपेसिटी में। 3 तरीके के कैश एम्बेजलमेंट होंगे बेटा। पहला कैश एम्बेजलमेंट एज अ प्रैक्टिसिंग सीए क्लाइंट का, क्लॉज नंबर 10 अलॉन्ग विथ हियर। 1 मिनट, एम्बेजलमेंट का मतलब समझते हो? क्वेश्चन अगर आया कि क्लाइंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को मनी दी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस मनी का हिसाब बना के क्लाइंट को दिया और बाद में क्लाइंट ने इंस्टीट्यूट को शिकायत की कि फर्जी बिल लगा लगा के मेरे खर्चे बताएं, ये खर्चे इसने किए ही नहीं है, तो क्लॉज नंबर 10 तो आएगा बाबू। लेकिन इधर का क्लॉज नंबर 4 भी आएगा, बिकॉज यू एम्बेजल्ड द कैश इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन आ सकता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक कंपनी में कैशियर हूं और कैशियर होते हुए मैंने क्या किया? कैश एम्बेजल किया। प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैश एम्बेजल किया। मैं एक कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वहां का जनरल मैनेजर अकाउंट्स हूं, मैंने उस जनरल मैनेजर अकाउंट्स होते हुए मैंने कैश एम्बेजल किया, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कैश एम्बेजल किया। मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि लाओ मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारा मेंटेनेंस चुका दूंगा सोसाइटी में। वो बेचारा अच्छा दोस्त मानते हुए हर महीने की सोसाइटी का मेंटेनेंस मेरे को देता रहा और मैंने उस सोसाइटी का मेंटेनेंस सोसाइटी को कभी दिया ही नहीं। अब ये काम मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैपेसिटी में नहीं किया है, दोस्त की कैपेसिटी में किया है। ये कहां जाएगा बताइए? ये कहां जाएगा? टेल मी वेयर इट विल गो। कैश एम्बेजलमेंट ऑफ इन माय पर्सनल कैपेसिटी, इट वुड बी ट्रीटेड एज other misconduct, bringing disrepute to the profession, my dear, bringing disrepute to the profession। तो 3 कैश एम्बेजलमेंट बता दिए मैंने आपको। एक कैश एम्बेजलमेंट जो मैंने पार्टनर एज अ प्रैक्टिसिंग सीए किया, तो क्लॉज नंबर 10 और क्लॉज नंबर 4 दोनों आएंगे। एक कैश एम्बेजलमेंट जो मैंने एज एन एम्प्लॉय किया, प्रैक्टिसिंग सीए में हुई नहीं, तो क्लॉज नंबर 10 लगेगा ही नहीं, क्योंकि क्लॉज नंबर 10 तो प्रैक्टिसिंग सीए पे लगता है, सीधे लगेगा ये क्लॉज नंबर 4। और एक कैश एम्बेजलमेंट कि मैंने अपने दोस्त का ही कैश एम्बेजल कर दिया, उसके लिए लगेगा अदर मिसकंडक्ट।
तो माइंड इट वेरी केयरफुली कि भाई पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा हो वो आंसर देना, इसके अलावा आंसर देने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो छूटा वो है काउंसिल जनरल गाइडलाइन। पहली काउंसिल जनरल गाइडलाइन, जब आप किसी कंपनी में ऑडिटर हो, आप वहां कॉस्ट ऑडिटर मत बनना, कोई बनाएगा भी नहीं आपको कॉस्ट ऑडिटर, क्योंकि अब सेक्शन 148 में चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिटर बन भी नहीं सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन कोई पूछेगा भी नहीं आपको। आए थे पहले क्वेश्चन, मैंने हटा दिए क्योंकि अब बनना ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं इसमें। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट के पार्टनर हो और कॉस्ट अकाउंटेंट वहां पर कॉस्ट ऑडिटर है, तो वो कॉस्ट ऑडिटर है और आप उसके क्या बनना चाहते हो, ऑडिटर, ना बन पाओगे। कॉस्ट ऑडिटर एंड ऑडिटर कैन नॉट बी द सेम, ये पहली गाइडलाइन थी। दूसरी गाइडलाइन अपन कवर कर चुके थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। थर्ड गाइडलाइन वाज देयर कि साहब अगर एक नॉन प्रैक्टिसिंग सीए है, जो बंदा सर्विस में, अगर वो कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है, इफ ही डज एनी ग्रॉस नेग्लिजेंस, दैट इज ऑल्सो मिसकंडक्ट। तुम अपने एम्प्लॉयर के यहां पर टीडीएस काटना ही भूल गए, जिसके कारण करोड़ों रुपए की पेनल्टी आपके एम्प्लॉयर को लग गई, उसने उठा के इंस्टीट्यूट को शिकायत कर दी, बोले कैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट पास किया, ये साले ने टीडीएस नहीं काटा साल भर, मेरा डिसअलाउंस हो गया सबका सब, क्या कहेंगे? इट वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट? मिसकंडक्ट अंडर क्लॉज नंबर 1 ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल के पार्ट सेकेंड में, सॉरी थर्ड में, पार्ट सेकेंड के फर्स्ट क्लॉज में काउंसिल जनरल गाइडलाइंस आती हैं, वायलेशन होगा। अगली बात, अनरिलेटिव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, उस पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर दिया। जहां आप, आपका पार्टनर या आपके रिलेटिव, और यहां रिलेटिव का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के रिलेटिव, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में रिलेटिव आते हैं हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, खत्म। ना कोई लीनियरली असेंडेंट, ना कोई लीनियरली डिसेंडेंट, बस उतना ही होता है। तो अपन ने पढ़ा था सिस्टर्स, हस्बैंड्स, सिस्टर, वाइफ्स, सिस्टर्स, हस्बैंड, तो हमने कहा तो वो रिलेटिव ही नहीं, तो वो आया था एक बार। अगला क्वेश्चन, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस का पेमेंट नहीं हुआ है, तो हमको ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना। सिक इंडस्ट्री हो, करना है, रिवीजन कर लिया। 60 से ज्यादा टैक्स ऑडिट नहीं करना एक बंदे ने, नहीं करेंगे। पार्टनर है तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 पार्टनर है तो दैट इज 180। 180 एक अकेला साइन कर दे, कर दो, वो तो पढ़ ही लिया। कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी दोनों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या नहीं आएगा? 44 AD ADA, जो आपकी 44 AD AE और AEA के छोटे छोटे ऑडिट्स हैं, दे विल नॉट कवर्ड अंडर 60। 60 में वो कवर नहीं होंगे। कंपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट 30 की है, वो तो अपन कंपनी ऑडिट में देखेंगे। इसके अलावा हाँ, अगर आप किसी एंटिटी के लिए 10,000 रुपए से ज्यादा के इंडेक्टनेस रखते हो तो आप ऑडिट ना ही करें तो बेटर होगा। मोर देन 10,000 अभी अमेंड होके हो जाएगा 1 लाख 1.5 लाख, वो उसको छोड़ दो। अभी मोर देन 10,000 की इंडेक्टनेस पर ऑडिट नहीं लेना है, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके अलावा काउंसिल जनरल गाइडलाइन में कुछ भी नहीं है। इंटरनल ऑडिटर होते हुए आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं ले सकते, तो पहले ही क्लियर है। कॉन्करेंट ऑडिटर होते हुए आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं ले सकते, तो पहले ही क्लियर है। तो कुल जमा इतनी बातें कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हैं। अब आपको जो समरी नोट्स मिले हैं, मतलब जो मेरे हैंड रिटन नोट्स मिले हैं, वो प्लस ये 10 साल के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। आई डोंट थिंक कि हमको और कुछ समझने की वहां पर जरूरत पड़ेगी।